तो देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बार मैग्नेट के बारे में थोड़ा स्टार्ट किया था, उसी को आगे बढ़ाते हैं। पहले बार मैग्नेट या नेचुरल मैग्नेट बोल सकते हैं। और बार मैग्नेट का जो मैग्नेटिक मोमेंट है, इट इज डिफाइंड एज सिंपली पोल स्ट्रेंथ इनटू मैग्नेटिक लेंथ। अच्छा, मैग्नेटिक लेंथ और ज्योमेट्रिक लेंथ में थोड़ा सा फर्क है। नॉर्मली क्या होगा कि अगर एक ही लेंथ मेंशन है तो हम मैग्नेटिक और ज्योमेट्रिक दोनों ही उसी को ले लेंगे, बट प्रैक्टिकली जो मैग्नेटिक लेंथ है वो ज्योमेट्रिक लेंथ से थोड़ा कम है, अराउंड 0.84 टाइम्स। ठीक है। इसके बाद बेसिक बातें तो पता ही है कि नॉर्थ पोल से फील्ड लाइंस निकलती हुई अपेयर होंगी, साउथ पोल पे टर्मिनेट होंगी। तो मैग्नेट के बाहर जो फील्ड लाइंस हैं वो नॉर्थ टू साउथ हैं, समझना। लेकिन मैग्नेट के अंदर जो फील्ड लाइन है वो साउथ टू नॉर्थ है। पूरी की पूरी फील्ड लाइन जो है वो ये क्लोज लूप के फॉर्म में आएगी हमेशा। ठीक है ना। और अगर हम चाहें तो इसके मोनोपोल्स को अलग अलग, देखो प्रैक्टिकली मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे, लेकिन ये कैलकुलेशन के लिए हम लोग ऐसे मान सकते हैं कि एक प्लस एम है और एक माइनस एम है। ठीक है ना। और प्लस एम की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू प्लस एम, तो उसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं बी स्मॉल एम इज इक्वल टू, अब जैसे वहां पे होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और इसको लिख सकते हैं एम अपॉन आर स्क्वायर। आगे लिख देंगे कि अवे अवे फ्रॉम प्लस एम एंड टूवर्ड्स माइनस एम। ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सिंगल पोल, ड्यू टू मोनोपोल। मैथमेटिकली एज्यूम कर रहे हैं, प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ठीक है। इसके बाद हमें मैग्नेटिक फील्ड अगर निकालना है तो डाइपोल के लिए दो फॉर्मूले हमें ध्यान रखने हैं जो ज़्यादा यूज होंगे। सपोज ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और इसका हमें म्यू वेक्टर डिफाइंड है। तो इसका जो म्यू वेक्टर होगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, साउथ टू नॉर्थ। तो इस यहाँ से अगर हम एक्सियल पोजीशन पे जाएंगे तो बताओगे क्या फॉर्मूला लगेगा एक्सियल पोजीशन पे लार्ज डिस्टेंस पे। सपोज हम ये डिस्टेंस आर ले लेते हैं यहाँ से, और ये जो आर डिस्टेंस है ये इसके बाइसेक्टर प्लेन से है। तो ये एक तरह से एक्सियल, और इसको बोलेंगे हम लोग एंड ऑन पोजीशन। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए किया था वही सेम सिचुएशन है। तो मैग्नेटिक फील्ड एक्सियल डायरेक्शन में हो जाएगा, क्या फॉर्मूला आएगा, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, तो कांस्टेंट ही है। अब वहां पे हम लोगों ने लिखा था, याद होगा, 2p अपॉन आर क्यूब। तो यहाँ 2p अपॉन आर क्यूब की जगह p की जगह म्यू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 म्यू अपॉन आर क्यूब। ये एक्सियल पोजीशन पे हो गया। इसी तरह अगर इक्वेटोरियल पोजीशन पे लिखेंगे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे अगर लिखेंगे आर डिस्टेंस पे, तो यहाँ पे ये अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। ये इसकी इक्वेटोरियल, या फिर इसको बोलते हैं ब्रॉड ऑन पोजीशन। ये नाम वही है जो पहले आए थे। तो यहाँ से बी इक्वेटोरियल कितना निकल के आएगा, ये वैल्यू आएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू, इसको लिखेंगे माइनस म्यू अपॉन आर क्यूब। ठीक है ना। तो ये दो पॉपुलर एक्सप्रेशन हो जाएंगे एक्सियल पोजीशन पे और इक्वेटोरियल पोजीशन पे। अगर मान लो किसी और पोजीशन पे निकालना है जो ना तो एक्सियल है और ना ही इक्वेटोरियल है, तो तुमको याद होगा क्या करते थे हम लोग, डाइपोल को डिवाइड कर लेते थे एक्सियल कंपोनेंट में और इक्वेटोरियल कंपोनेंट में। तो जनरल पोजीशन पे भी डिफाइन कर सकते हैं। ये दोनों एक्सप्रेशन लेकिन तभी वैलिड है जब आर की वैल्यू उसके लेंथ से बहुत ज़्यादा है। आर की वैल्यू लेंथ ऑफ मैग्नेट से ज़्यादा है एट ए लार्ज डिस्टेंस। ठीक है। इसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बार मैग्नेट इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो ये सेम वही फॉर्मूला लगेगा जो लूप के लिए लगाया था। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ म्यू डॉट बी
और इसी में लिख सकते हैं कि अगर हमें वर्क डन निकालना है इन रोटेटिंग अ डाइपोल, वर्क डन इन रोटेटिंग अ मैग्नेट, तो ये वर्क डन की वैल्यू सीधे सीधे डेल्टा यू के इक्वल होगी, यानी कि यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। ठीक, एंड व्हेन अ मैग्नेट is left free inside external field, inside external magnetic field, now it is slightly rotated from stable equilibrium and released। तो बताओ कि क्या होगा अगर मान लेते हैं कि किसी डाइपोल को हम लोग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में स्लाइटली रोटेट करके छोड़ दें। सपोज ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है और इसको हमने इस तरह से रिलीज किया है कि इसका जो ये म्यू वेक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड से सपोज थीटा एंगल बना रहा है, और थीटा सपोज अगर हम स्मॉल ले लें तो क्या ये बोल सकते हैं कि ये एंगुलर एसएचएम परफॉर्म करेगा? मालूम है ना? यस यस टाइम पीरियड ऑफ एंगुलर एसएचएम क्या लिखेंगे? यहाँ भी बता सकते हो, सेम फॉर्मूला लगेगा। टाइम पीरियड ऑफ एंगुलर एसएचएम, तो वहां पे तुम्हें याद होगा फॉर्मूला था 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन पीई। तो यहाँ आई की जगह तो आई रहेगा, आई उस मैग्नेट का बनेगा जैसा भी उसका शेप होगा, मतलब बार मैग्नेट है, रेक्टेंगुलर शेप है, तो शीट वाला फॉर्मूला लगेगा, आई अपॉन पीई की जगह म्यू बी हो जाएगा। ठीक है, तो कई सारे प्रॉब्लम्स तुमको सिमिलर प्रॉब्लम मिलेंगे, फॉर्मूला भी एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, कर लेंगे क्वेश्चन अभी इसमें, एक दो क्वेश्चन, ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट हाँ चलो ठीक है, कर रहे हैं, कर लेते हैं। ठीक है, बार मैग्नेट में हमें और कुछ सीखने की जरूरत नहीं, बस इतना काफी है। क्वेश्चन कोई आएगा तो इसी में से कुछ बनेगा। ये बस ध्यान रखना कि ये जो दो फॉर्मूले लिखते हैं ना हम लोग, इक्वेटोरियल और एक्सिस वाले, ये लार्ज डिस्टेंस के लिए एप्लीकेबल हैं। तो अगर सपोज डिस्टेंस लार्ज नहीं हुई तो क्या करेंगे? तो अगर डिस्टेंस लार्ज नहीं हुई तो हम क्या कर सकते हैं कि इस मैग्नेट को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे, प्लस एम और माइनस एम की फॉर्म में। और मान लो किसी पॉइंट पी पे निकालना होगा तो प्लस एम की वजह से अवे दिखा देंगे, माइनस एम की वजह से टुवर्ड्स निकाल लेंगे, और उन दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स का रिजल्टेंट निकाल लेंगे, जैसे प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज का निकालते हैं। और किसी एक एम की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो यही फॉर्मूला है, जैसे वहां के क्यू बाई आर स्क्वायर था, यहाँ के एम बाई आर स्क्वायर है, कांस्टेंट बदल जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है। देखो एक बार कहीं कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट पॉइंट जो हमको पढ़ना है, छोटा सा पॉइंट है, वो भी नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगा, द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, अब देखो अर्थ का भी अपना मैग्नेटिक फील्ड है। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, ये कैसे पता चला? तो देखो है कि अगर हम किसी बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं, ठीक है ना, उसके बाइसेक्टर के अबाउट एक थ्रेड बांध के, तो हम लोग देखेंगे कि वो बार मैग्नेट जो है हमेशा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही पॉइंट करता है, और कंपास का भी यही प्रिंसिपल है। तो वो पर्टिकुलर पॉइंट में इसलिए पॉइंट करता है क्योंकि अगर हम इस बार मैग्नेट को रिलीज कर देंगे किसी फील्ड में, तो ये बार मैग्नेट हमेशा इस तरह से अलाइन होगा कि इसका म्यू वेक्टर और बी वेक्टर हमेशा पैरेलल हो जाए। तो जो बार मैग्नेट का म्यू है वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग अलाइन हो जाएगा अपने आप। तो एक तरह से हम ये बोल सकते हैं कि देयर इज सम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और वो मैग्नेटिक फील्ड अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है। अब इसके पीछे बहुत सारी थ्योरीज हैं कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड क्यों है, मतलब उसका रीजन क्या है। तो पहले बहुत सारी अलग अलग थ्योरीज थी, कुछ कुछ थ्योरीज जो है खत्म हो गई कुछ कुछ कंट्राडिक्शंस की वजह से। जैसे सबसे पहले तो लोग यही बोलते थे कि अर्थ के अंदर बड़ा सा मैग्नेट है
और उस मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि उसके पहले तो कुछ पता ही नहीं था। पहले तो लोग यही मानते थे कि मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड होता है, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो जब तक ये बिलीफ था तब तक यही बोलते थे कि अर्थ के अंदर भी एक बड़ा सा मैग्नेट है जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। बट देखा गया, स्टडीज हुई, कोर के अंदर थोड़ा डेप्थ किया गया तो देखा गया कोई भी मैग्नेट नहीं है, तो वो थ्योरी तो खत्म हो गई। फिर दूसरी थ्योरी ये आई कि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो आयंस हैं, पॉजिटिव आयंस, नेगेटिव आयंस, वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं ड्यू टू विंड ब्लोइंग। मतलब टेम्परेचर में डिफरेंस है, लेट्स से फार्दर साइड फ्रॉम सन एंड नियरर साइड फ्रॉम सन, दोनों में टेम्परेचर में डिफरेंस है। टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से विंड ब्लो कर रही है, और उन विंड ब्लो की वजह से वो आयंस भी साथ में मूव कर रहे हैं। तो अगर चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे हैं तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होगा। बट वो थ्योरी भी खत्म कर दी गई, वो भी कंट्राडिक्ट हो गई। वो इसलिए क्योंकि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट, मतलब यूनिफॉर्म नहीं, कांस्टेंट है टाइम के साथ। जबकि विंड तो क्या है कि विंड तो थोड़ा बहुत डायरेक्शन चेंज हो सकता है, वेलोसिटी भी चेंज हो सकती है, पर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ कांस्टेंट है। तो वो थ्योरी भी खत्म हो गई। अब जो लेटेस्ट थ्योरी जिस पे बिलीव है वो ये बोल रहे हैं कि अर्थ के कोर में मोल्टन फॉर्म में बहुत सारे मेटल आयंस हैं, मोल्टन फॉर्म में है। अब क्योंकि अर्थ रोटेट हो रहा है अराउंड द सन और अपने एक्सिस पे भी, तो जिसकी वजह से वो लिक्विड भी रोटेट हो रहा है। अब जब वो लिक्विड रोटेट हो रहा है अर्थ के कोर में, तो उस लिक्विड के साथ साथ वो आयंस रोटेट हो रहे हैं, जिनकी वजह से अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है ना? तो क्यों है उसके पीछे तो क्या ज्यादा थ्योरी में नहीं जाते हैं। हाँ, मेजरमेंट कैसे है और क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है जो हमें समझनी है इसमें, वो हम समझते हैं ध्यान से। तो देखो, सबसे पहले ये एक जो डायग्राम दिया हुआ है, सबसे पहले तो कुछ बातें हमको समझनी होंगी थोड़ा ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो, अर्थ का अपना एक रोटेशन एक्सिस है। अर्थ का सबसे पहले एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है। हालांकि इस डायग्राम में एक्सिस ऑफ रोटेशन हमने इस तरह से सीधा सीधा बनाया है वाई डायरेक्शन में, बट हमको मालूम है कि ये वही एक्सिस है जो बोलते हैं ना 23 डिग्री टिल्टेड है। तो दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, और एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट ये अर्थ रोटेट हो रही है ओमेगा से, विच इज ओमेगा इज 2 पाई बाई टी एंड टी इज 24 आवर्स। तो एक तो है एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। और जो मैग्नेटिक एक्सिस है, अब है क्या, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन से कोइंसाइड नहीं करता है। तो अगर हम ये मान के चलें कि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसी मैग्नेट की वजह से है, तो उस मैग्नेट का जो एक्सिस बन रहा है उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक एक्सिस। तो जो मैग्नेटिक एक्सिस है और जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये दो अलग अलग लाइन है। हालांकि दोनों में डिफरेंस बहुत कम है, दोनों में डिफरेंस सिर्फ 11 डिग्री का है, जो तुमको इसमें दिखाई दे रहा है डायग्राम में। एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड मैग्नेटिक एक्सिस, इन दोनों के बीच में 11 डिग्री का, 11.2 डिग्री का आसपास डिफरेंस है। और ये दोनों एक्सिस जो है अर्थ के सेंटर पे इंटरसेक्ट होंगी। क्लियर इतनी बात? अच्छा, मैग्नेटिक एक्सिस से क्या मतलब है? तो मैग्नेटिक एक्सिस से मतलब ये कि जैसे ये अगर मैग्नेटिक एक्सिस है तो इसका मतलब ये होगा कि नॉर्थ पोल से फील्ड लाइन निकलेंगी और साउथ पोल में आएंगी। इसका मतलब किसी भी पॉइंट पे, ध्यान से समझना क्योंकि पूरा 3D है समझने के लिए, किसी भी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो उस फील्ड लाइन पे टेंजेंट होगा, और वो जो फील्ड लाइन है वो कौन से प्लेन में एग्जिस्ट करेगी? वो इसी प्लेन में एग्जिस्ट करेगी जिस प्लेन से ये मैग्नेटिक एक्सिस पास हो रही होगी। समझना ध्यान से, ये मैग्नेटिक एक्सिस जिस प्लेन में होगी उसी प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन बताने के लिए हमें ये मैग्नेटिक एक्सिस बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि कोई भी प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड उसी प्लेन में होगा जो प्लेन मैग्नेटिक एक्सिस से पास हो रहा होगा। ठीक है। फिर दूसरा क्या कंफ्यूजन है? दूसरा कंफ्यूजन है नेमिंग में। अब अलग अलग बुक्स जो है अलग अलग टाइप के नेम करती हैं, एनसीईआरटी में भी थोड़ा अलग दिया हुआ है, ठीक है। बट ये जो फिगर मैंने उठाया हुआ ये फॉरेन ऑथर से एक उठाया हुआ है। तो मोस्टली लोग यही बिलीव बोलते हैं कि देखो ये वाला जो पॉइंट है ये ज्योग्राफिक नॉर्थ है, मतलब अर्थ में ऊपर की तरफ जाएंगे तो ज्योग्राफिक नॉर्थ है। बट होता क्या है कि जब हम कोई मैग्नेट सस्पेंड करते हैं, जैसे मान लो ये मैग्नेट है और ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है वो हमारे ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ जाता है। लेकिन तुम ध्यान से सोचो, तो क्या ये जो मैग्नेट का नॉर्थ पोल है वो मैग्नेटिक साउथ की तरफ जाना चाहिए? क्योंकि अपोजिट अट्रैक्ट होंगे ना भाई। इसका जो डायरेक्शन है, इसका जो म्यू वेक्टर है, ऐसे समझो, इसका म्यू वेक्टर और अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं, तभी ये
इक्विलिब्रियम में आएगा। तो अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, तो वो जहां से निकल रही है उसको नॉर्थ कहना ठीक नहीं, उसको साउथ कहना ठीक नहीं होगा ना। तो ये एक तरह से मैग्नेटिक नॉर्थ नीचे है और मैग्नेटिक साउथ ऊपर है एक्चुअली। बट ये कि इसको कई बार बुक्स जो है इसी को मैग्नेटिक नॉर्थ बोल देती हैं और इसको मैग्नेटिक साउथ बोल देती हैं। तो नेमिंग में कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा क्योंकि ऑलरेडी अलग अलग दिया हुआ है सब जगह। तुम्हें बस ये समझना है कि फील्ड लाइन नीचे से निकल रही है और ऊपर एंटर हो रही है। तो ऊपर वाला जो पॉइंट है वो ज्योग्राफिक नॉर्थ है लेकिन मैग्नेटिक साउथ है। दूसरी बात समझना कि जो ज्योग्राफिक नॉर्थ है और जो मैग्नेटिक साउथ है ये दो अलग अलग पॉइंट आएंगे, ऐसा नहीं दोनों सेम पॉइंट होंगे। क्योंकि जो मैग्नेटिक साउथ है वो मैग्नेटिक एक्सिस जहां पे इंटरसेक्ट होगी वहां पड़ेगा, और जो ज्योग्राफिक नॉर्थ है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन जहां इंटरसेक्ट हो रही है वहां पड़ेगा। तो ये दो पॉइंट दोनों अलग अलग होंगे, अप्रोक्सीमेटली सेम होंगे, लेकिन अगर हम उस पॉइंट पे जाके देखेंगे तो दोनों में बहुत डिफरेंस आएगा। 11 डिग्री का डिफरेंस अर्थ के रेडियस से मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत डिफरेंस होगा। बोलो, इतनी बात क्लियर है? यस सर। ये बनाया हुआ है उसने ज्योग्राफिक इक्वेटर, और ये हो जाएगी एक तरह से मैग्नेटिक इक्वेटर, ये वाला जो बन रहा है। ठीक है, दिख तो रहा है, बनाया तो वही है। ये मैग्नेटिक इक्वेटर है और ये ज्योग्राफिक इक्वेटर है। तो पहले ये बताओ जितना कुछ इस डायग्राम में लिखा हुआ है वो सब क्लियर है? यस सर। यस सर। अब हमको अर्थ मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ना क्या है, हमको सिंपली ये समझना है कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जब हम डिफाइन करेंगे तो उसको डिफाइन करने में कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज हैं और उन क्वांटिटीज का क्या मतलब है, सिर्फ इतना समझना है हमको, इंट्रोडक्शन ही समझना है। ठीक है, तो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड डिफाइन है उसको डिफाइन करने के लिए अब देखो, जैसे कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है, जैसे मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए हमें दो चीजें डिफाइन करनी पड़ेंगी, एक तो उस क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड और दूसरा उस क्वांटिटी का डायरेक्शन। ठीक है, अब डायरेक्शन भी क्या है, अगर हम प्लेन में बात करें, जैसे मान लो कि खाली एक्स वाई प्लेन है, तो एक्स वाई प्लेन में तो क्या है कि एक एंगल बता दो अल्फा, वाई एक्सिस से बताने की जरूरत थोड़े ना है, मतलब डायरेक्शन डिफाइन करने के लिए एक ही एंगल काफी है अगर 2D की बात है। लेकिन अगर 3D है ना, एक्स भी है, वाई भी है, जेड भी है, तो 3D में अगर कोई वेक्टर है तो हमें उसके कम से कम दो एंगल बताने पड़ेंगे। अल्फा बीटा गामा तीनों बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि तीनों तो रिलेट होते हैं ना, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल दो ही हुए, अल्फा और बीटा। तो अगर हम कोई दो एंगल बता दें तो हमको इस डायरेक्शन हम डिफाइन कर सकते हैं। तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड डिफाइन करने के लिए तीन टर्म्स यूज होते हैं, जिसमें से एक टर्म मैग्नीट्यूड में हेल्प करता है और दो टर्म्स जो है वो डायरेक्शन में हेल्प करते हैं। तो नीचे इसमें लिखते जाएंगे। The magnetic field of Earth can be defined using following three elements। ठीक है, जिसमें पहला है, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। ये फिजिकल क्वांटिटीज है, नोट कर लो पहले। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, इसको हम लोग थीटा से डिनोट करेंगे। दूसरा है मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन और डिप, इसको हम लोग डेल्टा से डिनोट करेंगे। और तीसरा है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड BH। तो ये तीन क्वांटिटीज अगर हमें मालूम है क्लियरली, तो इसका मतलब है कि हमें किसी भी पॉइंट पे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड क्लियरली मालूम है। अब तीनों का समझते हैं, तीनों का क्या मतलब है। देखो, कुछ टर्म समझते हैं साथ ही साथ। एक टर्म है जिसको बोलते हैं जियोग्राफिक मेरिडियन।
जियोग्राफिक मेरिडियन किसको बोल रहे हैं? तो प्लेन पासिंग थ्रू एक्सिस ऑफ रोटेशन। देखो ये बताओगे कि अर्थ के एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास होने वाले कितने प्लेन होंगे? बताओ, अर्थ के एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास होने वाले कितने प्लेन होंगे? एक प्लेन होगा, दो प्लेन होंगे, या इनफाइनाइट प्लेन होंगे? इनफाइनाइट। हम्म, इनफाइनाइट। क्या इनफाइनाइट प्लेन होंगे? देखो एक्सिस ऑफ रोटेशन एक स्ट्रेट लाइन ही तो है। तो अगर तुमसे सिंपल ये पूछा जाए कि एक स्ट्रेट लाइन से कितने प्लेन पास हो सकते हैं, तो एक स्ट्रेट लाइन से तो इनफाइनाइट प्लेन पास हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब जरा ध्यान से सोचना, अगर मैं अर्थ के ऊपर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे स्टडी कर रहा हूं, लेट से वो पॉइंट है पी, तो अब मुझे बताओ कि ऐसे कितने ज्योग्राफिक मेरिडियन होंगे जो पी पॉइंट से पास हो रहे होंगे? या सिंपल शब्द में ये बताओ, सिंपल वर्ड्स में, कि पी पॉइंट और एक्सिस ऑफ रोटेशन इन दोनों से पास होने वाले कितने प्लेन होंगे? वन। वन। प्लेन होगा ना। तो समझना ध्यान से, ज्योग्राफिक मेरिडियन हम बोल रहे हैं किसी भी पॉइंट पे जब हम स्टडी कर रहे हैं, तो पॉइंट तो फिक्स कर दिया ना एक तरह से, तो वो पॉइंट फिक्स कर दिया, तो उस पॉइंट से पास होने वाला ज्योग्राफिक मेरिडियन फिक्स हो गया। मेरिडियन इज अनदर वर्ड यूज्ड फॉर प्लेन। तो ज्योग्राफिक मेरिडियन का सिंपल मतलब है प्लेन पासिंग थ्रू एक्सिस ऑफ रोटेशन, एंड मैग्नेटिक मेरिडियन का मतलब क्या होगा? प्लेन पासिंग थ्रू मैग्नेटिक एक्सिस। ज्योग्राफिक एक्सिस से पास होने वाला ज्योग्राफिक मेरिडियन, मैग्नेटिक एक्सिस से पास होने वाला मैग्नेटिक मेरिडियन। तो इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट पी से पास होने वाला एक ज्योग्राफिक मेरिडियन होगा और एक मैग्नेटिक मेरिडियन होगा। मुझे बताओगे कि ये दोनों प्लेन अलग अलग होंगे या सेम होंगे? दो अलग अलग स्ट्रेट लाइन है, समझना ध्यान से, दो इंटरसेक्टिंग स्ट्रेट लाइंस हैं, मैग्नेटिक एक्सिस और एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो अर्थ के सेंटर पे इंटरसेक्ट हो रही हैं। तो हम चाहते हैं कि एक प्लेन एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास हो और एक प्लेन मैग्नेटिक एक्सिस से पास हो। तो अगर हम अर्थ में, पूरे अर्थ पे इन जनरल बात करेंगे, तो ये दो अलग अलग प्लेन बनेंगे, मैग्नेटिक मेरिडियन अलग होगा, ज्योग्राफिक मेरिडियन अलग होगा। लेकिन और थोड़ा ध्यान से 3D में विजुअलाइज करोगे तो अर्थ के ऊपर कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जहां पे ये दोनों प्लेन सेम होंगे। बताओ ये बात समझ में आती है क्या? सारी अर्थ की बात नहीं करें, बट यस अर्थ सर। के ऊपर एक सरकमफेरेंस, एक सर्कल एक ऐसा बनेगा अर्थ के ऊपर जिस सर्कल से दोनों प्लेन पास हो रहे होंगे। यस सर। क्योंकि दो स्ट्रेट लाइन से पास होने वाला एक प्लेन हो सकता है, तो हम अगर एक ऐसा प्लेन लें जो दोनों एक्सिस से पास हो रहा हो, तो वो अर्थ के जिन जिन पॉइंट्स से पास होगा, तो वो कुछ स्पेशल टाइप के पॉइंट्स होंगे जहां पे ज्योग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन सेम प्लेन होंगे। बाकी इन जनरल बात करेंगे तो दोनों अलग अलग प्लेन बनेंगे। तो व्हाट इज मैग्नेटिक डिक्लिनेशन? तो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन को हम लोग बोलते हैं डिक्लिनेशन थीटा इज एंगल बिटवीन जियोग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है ना। तो अर्थ के ऊपर कुछ पॉइंट्स ऐसे जरूर होंगे जहां पे डिक्लिनेशन 0 होगा। तो अगर इसको थोड़ा समझने के लिए, देखो अगर याद कर सकते हो तब तो बढ़िया है, बट समझने के लिए थोड़ा सा काम करना पड़ेगा ज्यादा। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि समझ में आ जाए, बट है थोड़ा 3D, तो थोड़ा तुम्हें भी कोशिश करनी पड़ेगी। ये सपोज मैंने पॉइंट पी ले लिया, ये वो पॉइंट है जहां पे हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें से मैंने एक प्लेन लिया है जिसको बोल रहे हैं जियोग्राफिक मेरिडियन, और ये दूसरा प्लेन है जिसको बोल रहे हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। तो अर्थ के ऊपर इन जनरल ये दोनों अलग अलग प्लेन होंगे, मान लेते हैं कि वो दोनों प्लेन ये हैं। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है इसको हम लोग बोलते हैं डिक्लिनेशन, ठीक है। देखो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड डिफाइन करने के लिए हमें तीन चीजें चाहिए, जिसमें से दो एंगल चाहिए, ये तो हमें डायरेक्शन डिफाइन कर देंगे, और ये तीसरी वैल्यू जो है वो हमें मैग्नीट्यूड डिफाइन करेगी।
तो एक एंगल ये थीटा क्लियर है, एंगल इज दिस थीटा इज बिटवीन ज्योग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, इसके बाद देखो जैसे किसी भी पॉइंट पे हम लोग खड़े हैं तो उस पॉइंट पे अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, लेट्स से ये यही एक वेक्टर है, तो ये वेक्टर कौन से डायरेक्शन में है, तो दो बातें आती हैं। अगर हम एक पर्टिकुलर प्लेन ले रहे हैं ज्योग्राफिक मेरिडियन, मान लेते हैं ज्योग्राफिक मेरिडियन जो है मेरे सामने जो स्क्रीन है उसके पैरेलल है, तो हमें एक तो ये चाहिए कि वो जो पैरेलल वाली स्क्रीन है यानी ज्योग्राफिक मेरिडियन है उससे ये मैग्नेटिक फील्ड कौन से प्लेन में, मतलब हॉरिजॉन्टली अगर हम ट्रैवल करें तो कौन से कितने एंगल पे है, तो कितने एंगल पे है तो ये हमको थीटा बताएगा। और दूसरा हमें चाहिए होगा कि अगर हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल प्लेन बनाएं तो हॉरिजॉन्टल प्लेन से मैग्नेटिक फील्ड कितना नीचे है, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर है ना वो तो कहीं भी हो सकता है ना इन जनरल। तो मैंने जैसे कहा कि तुम्हें दो एंगल डिफाइन करने पड़ेंगे, तो एक एंगल है जिसको हम लोग बोलते हैं डिक्लिनेशन और दूसरा एंगल है जिसको हम लोग बोलते हैं डिप। ठीक है, इसके बारे में लिख सकते हैं इंक्लिनेशन और डिप इज एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन या हॉरिजॉन्टल प्लेन। इंक्लिनेशन और डिप, अब देखो इसमें भी बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि इसके दो नाम क्यों हैं, इंक्लिनेशन और डिप दो अलग अलग पॉइंट नाम क्यों हैं। देखो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है जिस पॉइंट पे हम लोग हैं वहां पे जो एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है मैग्नेटिक फील्ड उससे नीचे है या उससे ऊपर है ये हमें डिफाइन करेगा। अगर नीचे है तो हम लोग बोलते हैं डिप और अगर ऊपर होगा तो हम लोग बोलेंगे इंक्लिनेशन। तो जाहिर सी बात है पूरे अर्थ पे अलग अलग कंट्रीज में कुछ कंट्रीज होंगे जो उसको डिप डिफाइन करेंगे, कुछ कंट्रीज होंगे जो इसको इंक्लिनेशन डिफाइन करेंगे, तो हम लोग तो दोनों ही डिफाइन करेंगे समझने के लिए। तो बता सकते हो अप्रोक्सीमेटली हम लोगों को क्या बोलना चाहिए इंडिया में? हमारे लिए डिप है या इंक्लिनेशन है? बोलो। डिप और इंक्लिनेशन का मतलब ये हुआ, समझना ध्यान से, यहाँ पे जैसे हम निकाल रहे हैं तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है और इस पॉइंट पे अगर हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बनाएंगे तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ये बनेगा, अर्थ के पैरेलल बनाएंगे। तो यहाँ पे तुम ध्यान से देखो ये ऊपर की तरफ है, हॉरिजॉन्टल से ऊपर की तरफ है तो उसको बोलेंगे इंक्लिनेशन। और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे पोल्स की तरफ बढ़ेंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से नीचे की तरफ आएगा। समझ में आ रहा है? तो हम सीधे सीधे बोल सकते हैं कि इक्वेटर के ऊपर अप्रोक्सीमेटली इक्वेटर के ऊपर जाएंगे तो ये डिप है और इक्वेटर के नीचे जाएंगे, नीचे इधर सपोज कर लो ऑस्ट्रेलिया साइड में, तो उसके लिए फिर वो इंक्लिनेशन है। ये बात समझ में आई? यस सर। तो अगर हमें कंपेयर करना हो सिंपली दिल्ली में और चेन्नई में डिप कहां ज्यादा होगा? दिल्ली। दिल्ली में। डिप ज्यादा होगा, क्लियर है ना? तो दो डायरेक्शन है, एक तो ये है कि ज्योग्राफिक मेरिडियन से कितना एंगल बना रहा है राइट या लेफ्ट, वो हो गया थीटा, और दूसरा एंगल है कि हॉरिजॉन्टल प्लेन से कितना नीचे है या कितना ऊपर है, हम लोग उसको नीचे करके समझ रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो ये तुम्हें वेक्टर मिल गया है तो अब इसके कंपोनेंट ले लो बस, अब और कुछ नहीं बचा। तो अगर हम इस बी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट डिफाइन करें, देखो ध्यान से, तो ये कंपोनेंट इसका वर्टिकल होगा और ये कंपोनेंट इसका हॉरिजॉन्टल होगा। तो डेल्टा और बी में क्या रिलेशन आएगा? डेल्टा बी बी एच और बी वी में, इस ट्राइंगल से बता सकते हैं। बी एच को क्या लिखेंगे? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा बी कॉस डेल्टा और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा बी साइन डेल्टा। तो अगर हम रिलेशन लिखना चाहें तो एक रिलेशन तो ये आ जाएगा दैट बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ बी एच स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर, और दूसरा अगर हम लोग लिखें tan डेल्टा तो tan डेल्टा की वैल्यू हो जाएगी बी वी अपॉन बी एच। ठीक है ना? बस इतनी बातें समझनी है हमको।
जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये डायग्राम है। ये डायग्राम क्लियर है या नहीं है? अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कौन से प्लेन में एग्जिस्ट करेगा? तो जिस प्लेन में एग्जिस्ट करेगा उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है। अच्छा, डिप की वैल्यू बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक इक्वेटर पे डिप 0 होगा। कुछ ऑब्जर्वेशन है, मैं लिख रहा हूं, तुम बता सकते हो। मैग्नेटिक इक्वेटर पे क्या डेल्टा की वैल्यू 0 होगी? और मैग्नेटिक पोल्स पे क्या होगी? क्यों भाई? मैग्नेटिक पोल्स पे डेल्टा की वैल्यू 90 डिग्री होगी। तो कई बार ये पूछते हैं कि भाई जो कंपास होता है, अगर हम इसको पोल्स पे ले जाएं तो कंपास जो है हमको सही डायरेक्शन नहीं दिखाता है। क्यों? तो उसके पीछे रीजन यही है क्योंकि जो उसकी नीडल है वो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा ही नहीं पाती है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो वहां पे वर्टिकल है ना। तो कंपास से जो सही डायरेक्शन मिलेगा वो इक्वेटर के आसपास ही सही डायरेक्शन मिलेगा। बाकी जगह अर्थ पे कंपास से हमें सही डायरेक्शन नहीं पता चलेगा। देखो एक बार नोट करना है, नोट करो, बताओ कोई डाउट है तो। अच्छा, एक पॉइंट और इसमें समझो। जैसे मान लो कि हमको थीटा और डेल्टा मेजर करने हैं, ठीक है, तो हम इसको मेजर कैसे कर सकते हैं? तो देखो, मेजर करने के लिए तरीका तो वही है कि हमारे पास एक मैग्नेट होना चाहिए, क्योंकि अगर हम मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करेंगे, अब होता क्या है कि डेल्टा की वैल्यू होती बहुत कम है, तो अगर हम मैग्नेट को सस्पेंड भी करते हैं ना तो उसको वेट की वजह से वो उतना एक्यूरेट हो नहीं पाता है। मतलब हम उसको एग्जैक्टली मिड पॉइंट से ही सस्पेंड कर पाए ऐसा हो नहीं पाएगा। तो जिसकी वजह से हमको एग्जैक्टली डिप की वैल्यू उस मैग्नेट से तो नहीं मिलेगी। हाँ, लेकिन कंपास से मिल सकती है। कंपास समझना, कंपास क्या होता है? कंपास देखा तो होगा ही। कंपास के अंदर खास बात यह है, एक तो इसकी जो नीडल है वो कंपास का जो प्लेन है उसके प्लेन में कहीं भी मूव कर सकती है फ्रीली। नॉर्मली उसमें एक साइड थोड़ा सा डार्क रहता है इस तरह से, तो ये जो डार्क वाला साइड होता है वो बेसिकली इस नीडल का नॉर्थ पोल होता है, और दूसरी तरफ ये साउथ पोल, ये भी एक मैग्नेट ही है। तो कंपास का काम क्या है? कंपास का काम बेसिकली है, कंपास के अंदर जो नीडल है वो उसके प्लेन में फ्रीली रोटेट हो सकती है। ठीक, तो अगर हम कंपास को एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखें, एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल प्लेन में, समझना ध्यान से, तो क्या हम बता सकते हैं कि उस हॉरिजॉन्टल प्लेन में वो नीडल जिस डायरेक्शन में जा रही होगी वो डायरेक्शन मैग्नेटिक मेरिडियन वाले डायरेक्शन से कोइंसाइड कर रहा होगा? बताओ। यस सर। एक्चुअली नीडल के ऊपर जो टॉर्क लग रहा होगा, नेट टॉर्क, वो सिर्फ बीएच की वजह से लग रहा होगा, क्योंकि नीडल वर्टिकल में तो मूव कर नहीं सकती है, इट इज कंस्ट्रेंट टू मूव इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो जब वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में होगी तो अर्थ का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा सिर्फ वही उसको टॉर्क प्रोवाइड करेगा। तो इसका मतलब जो नीडल का डायरेक्शन होगा वो किसके डायरेक्शन में होगा? वो हमेशा बीएच के डायरेक्शन में होगा, अगर हमने उसको एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा है। फिर क्या कर सकते हो, हम इसी कंपास को, एक बार हमको ये वाला प्लेन मिल गया, सपोज हमने मैग्नेटिक मेरिडियन फाइंड कर लिया कि ये वाला प्लेन जो है ये मैग्नेटिक मेरिडियन है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसी कंपास को मैग्नेटिक मेरिडियन वाले प्लेन में वर्टिकल रख सकते हैं। सोचो ध्यान से, उसी कंपास को हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल कर दो, तो अब उसकी जो नीडल होगी वो वर्टिकल प्लेन में मूव करने के लिए फ्री हो जाएगी। तो अब उसकी नीडल कौन से डायरेक्शन में जाएगी? तो ऐसे बोल सकते हैं कि फिर जो नीडल जाएगी वो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएगी। तो उसका हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल होगा उससे हमको डेल्टा मिल जाएगा। यानी अगर हम केयरफुली एक्सपेरिमेंट करें तो एक ही कंपास से हमको बीएच का डायरेक्शन भी मिल जाएगा और उसी से डेल्टा बीटा का डायरेक्शन भी मिल जाएगा। तो जब हम इस कंपास को मैग्नेटिक मेरिडियन में रख के मेजर करते हैं ना, तो उसको हम लोग एक और नाम देते हैं, वी कॉल इट डिप सर्कल। मतलब डिप सर्कल कंपास ही है, बट ये कि वो डिप मेजर करने के लिए है। तो अगर हम उसको मैग्नेटिक मेरिडियन में रखते हैं डिप सर्कल को,
तो जो मैग्नेटिक नीडल है वो किसके डायरेक्शन में जाएगी, वो बी के डायरेक्शन में जाएगी। तो ये दो ऑब्जर्वेशंस पहले तो क्लियर है कि क्यों ऐसा है। सर ये कंपास वाला फिर से बता दीजिए, नहीं कंपास समझा। में मैंने ये बोला कि कंपास को जैसे अगर हम हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखें सपोज, तो जो कंपास की नीडल होगी वो कौन से मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट में रोटेट होगी, बीएच के इफेक्ट में या बीवी के इफेक्ट में, पहला क्वेश्चन। तो वो बीवी के इफेक्ट में नहीं हो सकती है, क्योंकि कंपास की नीडल जो है वर्टिकल तो हो नहीं सकती, कंपास को हमने हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है, तो उसके ऊपर एक ही टॉर्क लगेगा बीएच की वजह से। तो अगर हमने कंपास को हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा हुआ है, कंपास को अगर हमने हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा हुआ है, तो कंपास की जो नीडल है वो बीएच के डायरेक्शन में जाएगी। तो उससे हमको थीटा मिल गया। फिर हमने यस सर। फिर हमने क्या किया, उसी कंपास को जब हमको ये वाला प्लेन पता चल गया कि मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन मिल गया हमको, तो अब इसी मैग्नेटिक मेरिडियन में हम उस डिप सर्कल को रख सकते हैं, यानी कि कंपास को इस प्लेन में रख सकते हैं, इस वर्टिकल प्लेन में। तो अगर हम इस वर्टिकल प्लेन में रख देंगे तो उस कंपास की जो नीडल है अब किसके इफेक्ट में जाएगी, तो अब तो उसके ऊपर बीवी और बीएच दोनों का इफेक्ट पड़ेगा ना, तो अब वो बी के डायरेक्शन में जाएगी। तो हम देख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल से वो कितना नीचे गई, वही उसका डेल्टा बन जाएगा। यस सर, समझ गया। ठीक है। यस। सर आपने पहले बोला था कि दोनों मेरिडियन सेम हो सकते हैं, वो कुछ पॉइंट कब होंगे होंगे? अर्थ पे, सारे पॉइंट तो नहीं होंगे ना। बोलो भाई, हमने एक लाइन ये ली है एक्सिस ऑफ रोटेशन, और एक लाइन ये ली है मैग्नेटिक एक्सिस। तो इन दोनों से पास होने वाला एक ही प्लेन होगा, एक ही प्लेन होगा जो इन दोनों से पास हो रहा होगा। तो वो अर्थ के जिन जिन पॉइंट्स से पास हो रहा होगा प्लेन, या अर्थ को जिन जिन पॉइंट्स पे कट कर रहा होगा, वो ऐसे पॉइंट्स होंगे जहां पे मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिक मेरिडियन सेम है, यानी वहां पे थीटा की वैल्यू 0 है। बट इन जनरल अर्थ पे ऐसा नहीं बोल सकते ना, कुछ पॉइंट ऐसे होंगे जहां पे ऐसा होगा। यस सर। और सर आपने बोला कि कंपास हम लोग सिर्फ इक्वेटर के आसपास यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग वो इक्वेटर इसलिए से वो इसलिए ना अप्रोक्सीमेटली, मतलब मेरा बोलने का मतलब है, क्योंकि देखो कंपास की जो नीडल है, समझो कंपास की नीडल के ऊपर जो टॉर्क लगाना चाहिए, अगर वो फ्री टू मूव हो 3 डायमेंशन में, तो उसकी नीडल इस डायरेक्शन में जाएगी ना। यस सर। ठीक है ना। बट अगर हम लोग कंपास यूज कर रहे हैं, मान लो कि ज्योग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो उसकी नीडल का जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में बताएगा, बीएच के डायरेक्शन में। वो हमें बी का डायरेक्शन थोड़े ना देगा। तभी हम यहाँ डिफाइन भी बीएच करते हैं, क्योंकि अर्थ का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसको हम मैग्नेटिक वो कंपास से इजीली मैनेज कर लेंगे। कंपास की जो नीडल है उसके ऊपर इफेक्ट किसका है, उसके ऊपर इफेक्ट सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड बीएच का है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का। वर्टिकल वाला कंपोनेंट तो कैंसिल हो जा रहा है। पोल्स के पास जितना हम जाते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड का डेल्टा बढ़ेगा। डेल्टा बढ़ने से क्या होगा ना, उसका जो रियल डायरेक्शन है वो चेंज होता रहेगा। तो इसीलिए रीजन है कि पोल्स के पास जो है वो कंपास हमको कभी भी सही डायरेक्शन नहीं देगा, इक्वेटर के पास हमको परफेक्ट डायरेक्शन देगा। तो बेसिकली इधर से इधर बढ़ेंगे तो थोड़ा सा इम्परफेक्शन आएगा। तो सर उसको काउंटर करने के लिए हम लोग उसको थोड़ा टेढ़ा पकड़ सकते हैं। हाँ, डिप सर्कल की टाइम फॉर्म में करेंगे तो हमको पता चल जाएगा डायरेक्शन। ओके सर। ठीक है, तो समझना ध्यान से, व्हेन अ कंपास is kept in horizontal plane, then needle points towards BH। क्लियर है ये बात। और दूसरा, when a dip circle, अब उसको हम डिप सर्कल बोल देते हैं, बट डिप सर्कल इज ऑल्सो अ कंपास। बस ये कि डिप सर्कल को हम किसी भी प्लेन में रख सकते हैं, इट इज अ कंपास इन वर्टिकल प्लेन। व्हेन अ डिप सर्कल इज केप्ट इन मैग्नेटिक मेरिडियन,
then needle points towards B. क्लियर है दोनों पॉइंट? बताओ। यस सर। अच्छा, एक इसमें न्यूमेरिकल बनता है जनरली, तो वो देख लो क्या है। ट्रू डिप एंड apparent dip, ट्रू डिप एंड apparent dip। तो इसका मतलब ये है, ये तब काम आएगा, सपोज when a dip circle is kept in, ये ऐसे बोलना चाहिए, when a dip circle is not in magnetic meridian। मान लो कि डिप सर्कल को हम बाई मिस्टेक मैग्नेटिक मेरिडियन में नहीं रख रहे हैं, बोलो। सपोज ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, ठीक है, और वही फिगर फिर से बना लो। बस इसको ज्योग्राफिक मेरिडियन हटा देते हैं, ठीक है। अब देखो, मैंने जैसे बताया कि अगर हम डिप सर्कल को मैग्नेटिक मेरिडियन में रख रहे हैं, तो डिप सर्कल की जो नीडल है वो नेट मैग्नेटिक फील्ड की तरफ पॉइंट करेगी। और मान लो हमने डिप सर्कल को रखा हुआ है इस प्लेन में, कोई दूसरा प्लेन है, और ये जो दूसरा प्लेन है ये मैग्नेटिक मेरिडियन से थीटा एंगल पे है। तो ऐसे बोल सकते हैं कि उस प्लेन में जो मैग्नेटिक फील्ड का रिजल्टेंट वैल्यू होगा उस डायरेक्शन में जाएगा डिप सर्कल का नीडल। डिप सर्कल का नीडल जो है उस डिफरेंट प्लेन में जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो देखो उस डिफरेंट प्लेन में नेट मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे, तो देखो हमें क्या करना पड़ेगा, BH का भी उसमें कंपोनेंट निकालना पड़ेगा, BH डैश। और ये जो BH डैश होगा ये होगा BH cos थीटा, लेकिन उस प्लेन में जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो BV ही रहेगा। तो ऐसे समझो कि BH डैश और BV, इनका जो रिजल्टेंट आएगा ना वो नीडल का डायरेक्शन बनेगा, ठीक है। यानी डिप सर्कल जो हमको डिप दिखाएगा वो एक्चुअल डिप नहीं होगी, वो एपरेंट डिप होगी, तो इसलिए उसको हम लोग डेल्टा डैश बोल रहे हैं। तो एपरेंट डिप की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, तो डेल्टा डैश, tan डेल्टा डैश की वैल्यू हम लोग लिखेंगे BV अपॉन BH डैश, और देखो BV अपॉन BH डैश को लिख सकते हैं BV अपॉन BH cos थीटा। और BV अपॉन BH को तुम ध्यान से देखो तो पहले हम लोगों ने tan डेल्टा लिखा था, तो ये हो जाएगा tan डेल्टा अपॉन cos थीटा। तो ये एक छोटा सा फॉर्मूला है जिसपे तुम्हें कुछ क्वेश्चंस मिल सकते हैं। रिलेशन बिटवीन एपरेंट डिप एंड ट्रू डिप, डेल्टा इज ट्रू डिप, डेल्टा डैश इज एपरेंट डिप, और थीटा कौन सा प्लेन है, तो नहीं इसमें लिख देना कि इट इज kept in a plane at an angle theta with magnetic meridian। बस इतना हो रहा है। देखो जब हमने डिप सर्कल को मैग्नेटिक मेरिडियन में रखा था तो जो नीडल थी वो नेट मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग थी। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर BH का भी इफेक्ट है और उसके ऊपर BV का भी इफेक्ट है। अब अगर हमने उसी डिप सर्कल को रॉन्ग प्लेन में रख दिया है, थीटा एंगल पे रख दिया है, तो हमें ये देखना होगा कि इस प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है
और इस प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट क्या है। तो देखो वर्टिकल कंपोनेंट तो सेम ही रहा ना भाई, क्योंकि दोनों प्लेन जो है ये वर्टिकल ही है एक तरह से, तो वर्टिकल कंपोनेंट तो सेम रहेगा। हाँ, हॉरिजॉन्टल वाला जो बी एच डैश है वो थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में बी एच है तो उस डायरेक्शन में बी एच डैश हो जाएगा, तो बी एच डैश की वैल्यू बी एच कॉस थीटा, ये क्लियर है। और बी एच डैश और बीवी का जो डायरेक्शन होगा वो एक्चुअल डायरेक्शन बन जाएगा उस प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड का। तो मैग्नेटिक नीडल उसी डायरेक्शन में बताएगी, तो मैग्नेटिक नीडल जो डायरेक्शन बता रही है उसको हम लोग बोल रहे हैं एपरेंट डिप। तो ये एक फॉर्मूला और है जो तुम्हें ध्यान रखना है। बोलो, थोड़ा 3D है, सोचोगे थोड़ा तो और क्लियर होगा। अभी ये है, ठीक है। यस सर। देखते हैं, चलो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो जैसे करो क्वेश्चन। बार मैग्नेट हैज पोल स्ट्रेंथ गिवन है एंड मैग्नेटिक लेंथ गिवन है, तो फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस एट ए डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर टुवर्ड्स नॉर्थ पोल एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एट द सेम डिस्टेंस। देखो करो ट्राई। पहले पार्ट में ठीक है 8.6 10 पावर -4। देखो पोल स्ट्रेंथ का मतलब हमें एक तरह से प्लस एम और माइनस एम पता है, ठीक है। और सपोज इधर हो गया प्लस एम और इधर हो गया माइनस एम। इसका लेंथ दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस एट ए डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर। तो हमें पी पॉइंट पे निकालना है विच इज 6 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर। तो देखो पी पॉइंट पे निकालने के लिए हम लोग ऐसे बोल सकते हैं बी प्लस की वजह से और प्लस बी माइनस की वजह से, या ऐसे बोलना चाहिए नॉर्थ पोल और साउथ पोल की वजह से एन और एस बोल दो। तो ये आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। अब देखो प्लस की वजह से अवे होगा, माइनस की वजह से टुवर्ड्स होगा, तो नेट तो अवे ही आएगा। तो इससे डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 आएगा। तो ये आएगा m अपॉन 2 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस m अपॉन 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों भाई, ये वैल्यू रखो तो ये कितना आता है आंसर, 8.6 10 पावर -4 टेस्ला। ठीक है। और बी पार्ट में, बी पार्ट में इधर निकाल रहे हैं कहीं बाइसेक्टर पे 6 सेंटीमीटर पे पॉइंट ए पे। तो पॉइंट ए पे अगर निकालोगे तो वो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्टेंट ऐड किया था वैसे ही है। ये हो जाएगा बी एन पोल की वजह से और ये हो जाएगा बी साउथ पोल की वजह से। तो इनका जो रिजल्टेंट है वो इधर की तरफ आएगा। ये वाला एंगल अगर हम लोग थीटा ले लें, थीटा थीटा, तो ये थीटा बनेगा। और थीटा की वैल्यू अगर लिखोगे तो ये कोई स्टैंडर्ड एंगल नहीं बन रहा ना।
ठीक है, लिख दो। तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स बी ड्यू टू नॉर्थ पोल इंटू कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू एम अपॉन क्या बनेगा 6 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, और कॉस थीटा की वैल्यू अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर अपॉन अंडर रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो देख लो सेंटीमीटर में अगर रख दोगे उसको कन्वर्ट कर लेना, क्योंकि म्यू नॉट की वैल्यू तो ऐसा यूनिट में ही मालूम है। तो ये वैल्यू आनी चाहिए 7.7 10 पावर -4 टेस्ला। बोलो आ रही है दोनों पार्ट? प्लस की वजह से अवे लगा दिया है, माइनस की वजह से टूवर्ड्स, और इनका रिजल्टेंट निकाल लिया है। अब मैग्नीट्यूड में तो दोनों सेम ही होंगे, तो 2 टाइम्स लिख दिया सीधे सीधे। बोलिए क्लियर है? Yes, sir. देखो नेक्स्ट देखो, देखो इसमें अर्थ में पोल्स पे अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, तो अगर हम ये मान के चलें कि अर्थ के अंदर एक मैग्नेट है, तो पोल्स पे अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड मालूम है तो हम उससे उसका मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल सकते हैं। उस बार मैग्नेट का मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल सकते हैं अगर हमें उसके एक्सिस पे लार्ज डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगा देंगे एक्सिस पे, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है तो। और फिर जहां हमसे पूछा हुआ है वो पॉइंट हो सकता है कि उस मैग्नेट के रिस्पेक्ट में एक जनरल पॉइंट हो अर्थ के ऊपर। तो जनरल डाइपोल के लिए, डाइपोल की वजह से जनरल पॉइंट पे फील्ड कैसे निकालते हैं वो वाला मेथड लगेगा। कहानी भले ही थोड़ी अलग सी लग रही है बट है एकदम वैसे ही। मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ Earth's magnet at large distance। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है हमारे पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 म्यू अपॉन आर ई क्यूब, अर्थ का रेडियस आर ई हो गया। तो दिस वैल्यू इज गिवन 6.2 10 पावर -5 टेस्ला। इसको चाहो तो अभी ऐसे ही छोड़ दो। ठीक है, अब ऐसे देखो कि अर्थ का जो एक तरह से डाइपोल है, वो मान ले रहे हैं कि उसका म्यू वेक्टर नीचे की तरफ है, क्योंकि नॉर्थ पोल नीचे है ना। ठीक है, अब इस डायरेक्शन से हमको 135 डिग्री पे, एट एन एंगल 135 डिग्री आर ई डिस्टेंस पे, पॉइंट पी पे हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो देखो ध्यान से, क्या ऐसा कर सकते हैं कि पॉइंट पी पे निकालने के लिए इस म्यू के कंपोनेंट कर लें? बताओ। तो म्यू का एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, म्यू साइन 45, और एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, म्यू कॉस 45। बोलो। तो म्यू साइन 45 की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इधर होगा, जिसको हम लोग बी रेडियल कंपोनेंट बोलते हैं, और म्यू कॉस 45 की वजह से टेंजेंशियल कंपोनेंट इधर आएगा, जिसको हम बी थीटा बोलते हैं। याद है कुछ कि नहीं याद आया? यस सर। बी रेडियल होगा, उसको लिखेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और 2 म्यू
साइन थीटा साइन 45 अपॉन आर ई क्यूब, और बी थीटा को क्या लिखेंगे, तो बी थीटा को लिखेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू म्यू कॉस 45 अपॉन आर ई क्यूब। डायरेक्शन तो हमने ऑलरेडी अपोजिट दिखाई दिया है, तो और माइनस साइन लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हमको क्या निकालना था, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस। तो मैग्नीट्यूड अगर निकालना है तो नेट मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पे हो जाएगा अंडर रूट ऑफ बी आर स्क्वायर प्लस बी थीटा स्क्वायर। अब हमको म्यू का वैल्यू मालूम है, या इनफैक्ट म्यू अपॉन आर ई क्यूब यहां से निकाल लो, या म्यू अपॉन आर ई क्यूब भी क्या, सीधे सीधे पूरा वैल्यू उठा के डाल दो यहाँ पे, तो तुमको मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। बताओ, अब ये बताओगे कि डिप कौन सा एंगल होगा, ये बताओ। ये तो हो गया रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन डिप कौन सा एंगल कहलाएगा, इस फिगर में कौन सा एंगल डिप है। हम्म, ये बताओ, ये वाला जो डायरेक्शन है बी थीटा वाला डायरेक्शन, क्या ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है या नहीं है। देखो, अर्थ के अराउंड अगर हम लोग टेंजेंशियल डायरेक्शन बनाएंगे, तो वो टेंजेंशियल डायरेक्शन अर्थ के रिस्पेक्ट में जो टेंजेंट है उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, यस और नो। तो हॉरिजॉन्टल से मैग्नेटिक फील्ड कितना नीचे है हमें यही पता करना है, टेन डेल्टा। तो देखो यहां से टेन डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी, टेन डेल्टा विल बी, कितना लिखेंगे, बी आर अपॉन बी थीटा। तो बी आर अपॉन बी थीटा करोगे क्या आएगा, क्या 2 आएगा, तो डेल्टा की वैल्यू टेन इनवर्स 2 हो जाएगी। टेन इनवर्स 2 जो है अप्रोक्सीमेटली 63 डिग्री होगा। बताओ ये बात समझ में आई या नहीं। देखो सबसे पहले क्या था कि हमको अर्थ, क्या जैसे ये अर्थ है, ये उसका मैग्नेट है, तो उसके हमें एक्सिस पे, पोल्स पे हमें मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, तो पोल्स पे मैग्नेटिक फील्ड का हमने ये फॉर्मूला लगा दिया सीधे सीधे। इससे क्या हुआ, इससे हमको अर्थ के अंदर जो मैग्नेट है उसका म्यू वेक्टर मिल गया। क्लियर। अच्छा, अब हमें क्या पूछा हुआ है, हमसे ये पूछा हुआ है कि अर्थ का जो एक्सिस है, यानी ये वाला एक्सिस मैग्नेटिक एक्सिस, इससे 135 डिग्री पे एक पॉइंट है और यहां पे हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो इसके लिए हमने अपना पुराना वाला मेथड लगाया है कि इसका जो म्यू है, ये जो म्यू है इसके दो कंपोनेंट की है, एक कंपोनेंट रेडियल लाइन के लॉन्ग, एक कंपोनेंट टेंजेंशियल लाइन के लॉन्ग। रेडियल की वजह से जो आएगा वो 2 टाइम्स होगा और टेंजेंशियल की वजह से जो आएगा वो 1 टाइम होगा। तो इससे हमको बी आर और बी थीटा मिल गया, बी आर और बी थीटा से हमें बी एट पॉइंट पी नेट मिल गया। अब तुम ध्यान से देखो, पी पॉइंट पे ये जो डायरेक्शन है ये बी थीटा है और ये जो डायरेक्शन है ये बी आर है, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वही तो ये वाला डेल्टा बनेगा। एक्चुअली जो बी थीटा का डायरेक्शन है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है। बताओ क्लियर हुआ या नहीं। यस सर। हाँ बोलिए। सर ये जो पोल वाला फॉर्मूला है ये तो तब होता है जब आर ग्रेटर देन एल है, यहाँ पे वो केस थोड़ी ना है, क्योंकि वो तो अर्थ अब के इसमें क्या ना, तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें जो हम मैग्नेट एज्यूम कर रहे हैं ना, वो मैग्नेट अर्थ के सेंटर पे एज्यूम कर रहे हैं। अब अर्थ के सेंटर पे मैग्नेट है और अर्थ का रेडियस तो लार्ज हो ही गया ना। अच्छा समझ गया। अर्थ के सेंटर पे मैग्नेट है और अर्थ का रेडियस लार्ज हो ही गया, तो सरफेस पे निकाल रहे हैं। मुझे लगा प्लस एम भी पोल पे होगा। नहीं नहीं,
देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो, इसमें जो एपरेंट डिप और ट्रू डिप वाला कॉन्सेप्ट बताया वो यूज होगा। तो डिप सर्कल शोज एपरेंट डिप ऑफ 60 डिग्री, यानी डेल्टा डैश की वैल्यू 60 डिग्री है, वेयर ट्रू डिप इज 45 डिग्री। तो ये जो एंगल होगा ये थीटा एंगल पे होगा। तो इन तीनों में क्या रिलेशन लिख सकते हैं, हमारे पास फॉर्मूला है tan डेल्टा डैश इज इक्वल टू tan डेल्टा अपॉन cos थीटा। तो रख दो इसमें, तो ये हो जाएगा tan ऑफ 60 डिग्री इज tan 45 अपॉन cos थीटा, इक्वेशन 1। अब वो कह रहा है कि अगर हम डिप सर्कल को 90 डिग्री घुमा दें तो एपरेंट डिप क्या होगी। अब ध्यान से देखना, पहले वो डिप सर्कल मैग्नेटिक मेरिडियन से थीटा एंगल पे था, अब हमने उसको 90 डिग्री घुमा दिया है, तो अब क्या उसका मैग्नेटिक मेरिडियन से एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ये बात बताओ क्लियर है या नहीं। यस सर। व्हेन डिप सर्कल is rotated by 90 degree, its new angle from magnetic meridian becomes 90 minus theta। तो अब हमें बताना है कि क्या एपरेंट डिप होगी। तो मान लेते हैं tan डेल्टा डबल डैश लिख देते हैं इक्वल टू tan डेल्टा इज 45 अपॉन कॉस ऑफ, इस बार हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो देखो इक्वेशन 1 2 से थीटा एलिमिनेट करो, tan डेल्टा डबल डैश निकल आएगा। क्लियर है। यस सर। यस सर। अब इसमें तुम थोड़े से क्वेश्चंस कर लेना, फिर आगे बढ़ेंगे। तो इसमें HCV में एक चैप्टर है परमानेंट मैग्नेट्स करके, परमानेंट मैग्नेट। तो उसमें देखो सारे क्वेश्चन नहीं करने हैं क्योंकि सारा कुछ है नहीं। बार मैग्नेट भी बहुत थोड़ा सा है सिलेबस में, एक आध बार ही पूछा गया है। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड भी कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, तो बस पता रहे उतना करना है। तो क्वेश्चन मैं बता देता हूँ वो करना, ठीक है ना। तो इसमें तुम टिक कर लो, क्वेश्चन नंबर नोट कर लो। परमानेंट मैग्नेट्स करके चैप्टर है, तो उसमें क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 1 2 5 6 1 2, then from 5 to, then from 5 to 15, question number 1, question number 2, then 5 to 15 and comma question number 17 21 22 24 and 25, ठीक है।